नमस्कार साथियों, स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से मेरे चैनल पर। मैं राजेश शर्मा, आपका दोस्त, आज एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने। रहस्य और रोमांच से भरपूर एक अद्भुत और जादुई कहानी चंद्रकांता संतति खंड 1 भाग 2 का तीसरा बयान लेकर के। तो आइए शुरू करते हैं साथियों। सुबह का सुहावना समय भी बड़ा ही मज़ेदार होता है, ज़बरदस्त भी परले सिरे का है। क्या मजाल कि इसकी अमलदारी में कोई धूम तो मचाए। इसके आने की खबर 2 घंटे पहले ही हो जाती है। ज़रा देखिए, आसमान के जगमगाते हुए तारे कितनी बेचैनी और उदासी के साथ हसरत भरी निगाहों से ज़मीन की तरफ देख रहे हैं, जिनकी सूरत और चला चली की बेचैनी देख करके बागों की सुंदर कलियों ने भी मुस्कुराना शुरू कर दिया है। अगर यही हालत रही तो सुबह होने तक ज़रूर खिलखिलाकर हंस पड़ेंगे। लीजिए, अब दूसरा ही रंग बदला। प्रकृति की न जाने किस ताकत ने आसमान की स्याही को धो डाला और इसकी हुकूमत की रात बीतते देख उदास तारों की भी विदा होने का हुक्म सुना दिया। इधर बेचैन तारों की घबराहट देख अपने हुस्न और जमाल पर भूली हुई खिलखिलाकर हंसने वाली कलियों को सुबह की ठंडी ठंडी हवा ने खूब ही आड़े हाथों लिया और मारे थपेड़ों के उनके उस बनाव को बिगाड़ना शुरू कर दिया जिसे 2 ही घंटे पहले प्रकृति की किसी लड़की ने दुरुस्त कर दिया था। मोतियों से ज़्यादा आबदार ओस की बूंदों को बिगड़ते और हंसती हुई कलियों का श्रृंगार मिटते देख उनकी तरफदार खुशबू से न रहा गया। झट फूलों से अलग हो सुबह की ठंडी हवा से उलझ पड़ी और इधर उधर फैलकर धूम मचाना शुरू कर दिया। अपनी फरियाद सुनाने के लिए उन नौजवानों के दिमागों में घुस घुस कर उन्हें उठाने की फिक्र करने लगी, जो रात भर जागकर इस समय खूबसूरत पलंगड़ियों पर सुस्त पड़े रहे थे। जब उन्होंने कुछ न सुना और करवट बदल कर रह गए तो मालियों को जा घेरा। ये झट उठ बैठे और कमर कसकर उस जगह पहुँचे जहाँ फूलों और उमंग भरे हवा के झपेटों में कहा सुनी हो रही थी। कमबख्त छोटे लोगों का ये दिमाग कहाँ की ऐसों का फैसला करे, बस फूलों को तोड़ तोड़ कर चंगेर भरने लगे। चलो छुट्टी हुई, न रहे बाँस न बजे बाँसुरी, क्या अच्छा झगड़ा मिटाया है। इसके बदले में वे बड़े बड़े दरख्त खुश होकर हवा की मदद से झुक झुक कर मालियों को सलाम करने लगे, जिनकी टहनियों में एक भी फूल दिखाई नहीं देता था। ऐसा क्यों न करे, उनमें था ही क्या जो दूसरों को महक देते। अपनी सूरत सभी को भाती है और अपना सा होते देख सभी खुश होते हैं। लीजिए, उन परी जमालों ने भी पलंग का पीछा छोड़ा और उठते ही आईने के मुकाबिल हो बैठी, जिनके बनाव को चाहने वालों ने रात भर में बिथोर कर रख दिया था। झटपट अपनी संबूली जुल्फ़ों को सुलझा, महातावी चेहरों को गुलाब जल से साफ कर, अलबेली चाल से अटखेलियाँ करती, चंपई दुपट्टा संभालती रवीसों पर घूमने लगी और फूलों के मुकाबले में रुक रुक कर पूछने लगी कि कहिए आप अच्छे हैं या हम। जब जवाब न पाया, हाथ बढ़ाकर तोड़ लिया और बालियों में झुमकी की जगह नख आने बढ़ी। गुलाब की पटरी तक पहुंची थी कि कांटों ने आंचल पकड़ा और इशारे से कहा, जरा ठहर जाइए, आपके इस तरह से लापरवाह हो जाने से उलझन होती है, और नहीं तो 4 आंखें ही करते और आंसू पोंछते जाइए। जाने दीजिए, ये सब घमंडी है। हमें तो कुछ उन लोगों की कुलबुलाहट भली मालूम होती है जो सुबह होने के 2 घंटे पहले ही उठ, हाथ मुँह धो, ज़रूरी कामों से छुट्टी पा, बगल में धोती दबा गंगा जी की तरफ लपके जाते हैं और वहाँ पहुँच स्नान कर भस्म या चंदन लगा पटरों पर बैठकर संध्या करते करते सुबह के सुहावने समय का आनंद पतित पावनी श्री गंगा जी की पापनाशनी तरंगों से ले रहे हैं। इधर गुप्ती में घुसी उंगलियों ने प्रेमानंद में मगन मनराज की आज्ञा से गिरजापति का नाम ले एक दाना पीछे हटाया और उधर तरन तारणी भगवती जानवी की लहरें तख्तों ही से छू छू कर 10-20 जन्म का पाप बहा ले गई। सुगंधित हवा के झपट्टे कहते फिरते हैं, जरा सा ठहर जाइए, अर्घाने उठाइए, अभी भगवान सूर्यदेव के दर्शन देर में होंगे। तब तक आप कमल के फूलों को खोलकर इस तरह श्री गंगा जी को चढ़ाइए कि लड़ी न टूटने पाए। फिर देखिए देवता उसे खुद ब खुद मालाकार बना देते हैं या नहीं। ये सब तो सत्पुरुषों के काम हैं, जो यहाँ भी आनंद ले रहे हैं और वहाँ भी मज़ा लूटेंगे। आप जरा हमारे साथ चलकर उन 2 दिलजनों की सूरत देखिए, जो रात भर जागते और इधर उधर दौड़ते रहे हैं और सुबह के सुहावने समय में एक पहाड़ी की चोटी पर चढ़कर चारों तरफ
देखते हुए सोच रहे हैं कि किधर जाएं, क्या करें, चाहे वे कितने ही बेचैन क्यों न हो। मगर पहाड़ों से टक्कर खाते हुए सुबह की ठंडी ठंडी हवा के झोंकों के डपटने और हिलाकर जताने से उन छोटे छोटे जंगली फूलों के पौधों की तरफ नज़र डाल ही देते हैं जो दूर तक कतार बांधे मस्ती से झूम रहे हैं। उन क्यारियों की तरफ ताक ही देते हैं जिनके फूल ओस के बोझ से तंग टहनियाँ छोड़ पत्थर के ढोंकों का सहारा ले रहे हैं। उन साखू और शीशम के पत्तों की घनघनाट सुन ही लेते हैं जो दक्षिण से आती हुई सुगंधित हवा के रोके रहे से जहर को चूस गुणकारी बना उन तक आने का हुक्म देते हैं। इन दो आदमियों में से एक तो लगभग 20 वर्ष का बहादुर सिपाही है जो ढाल तलवार के अलावा हाथ में तीर कमान लिए बड़ी मुस्तैदी से खड़ा है, मगर दूसरे के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि वह कौन या किस दर्जे और इज्जत का आदमी है। उसकी उम्र चाहे 50 से ज़्यादा क्यों न हो, मगर अभी तक उसके चेहरे पर बल का नाम निशान नहीं है। जवानों की तरह खूबसूरत चेहरा दमक रहा है। बेशकीमती पोशाक और हरबों की तरफ ख्याल करने से तो यही कहने को जी चाहता है कि किसी फौज का सेनापति है, मगर नहीं, उसका रुआबदार और गंभीर चेहरा इशारा करता है कि यह कोई बहुत ऊंचे दर्जे का है जो कुछ देर से खड़ा एकटक वायुकोण की तरफ देख रहा है। सूर्य की किरणों के साथ ही साथ लाल वर्दी के बेशुमार फौजी आदमी उत्तर से दक्षिण की तरफ जाते दिखाई पड़े, जिससे इस बहादुर का चेहरा जोश में आकर और भी दमक उठा और ये धीरे से बोला, लो, हमारी फौज भी आ पहुंची। थोड़ी ही देर में वह फौज इस पहाड़ी के नीचे आकर रुक गई जिस पर ये दोनों खड़े थे, और एक आदमी पहाड़ के ऊपर चढ़ता हुआ दिखाई दिया जो बहुत जल्द इन दोनों के पास पहुंचकर सलाम करके खड़ा हो गया। इस नए आने वाले की उम्र भी 50 से कम न होगी। इसके सिर और मूँछों के बाल चौथाई सफ़ेद हो चुके हैं। कद के साथ खूबसूरत चेहरा भी कुछ लंबा था। इसका रंग सिर्फ गोरा ही नहीं था बल्कि अभी तक रगों में दौड़ती हुई खून की सुर्खी इसके गालों पर अच्छी तरह उमड़ रही थी। बड़ी बड़ी शाय और जोश भरी आंखों में गुलाबी डोरियां बहुत भली मालूम होती थी। इसकी पोशाक ज़्यादा कीमत की या कामदार न थी, मगर दर कम दाम की भी न थी। उम्दा और मोटे स्याह मखमल की इतनी चुस्त थी कि उसके अंगों की सुडौली कपड़ों के ऊपर से जाहिर हो रही थी। कमर में सिर्फ एक खंजर लपेटा हुआ कमन दिखाई देता था। बगल में सुर्ख मखमल का एक बटुआ भी लटक रहा था। पाठकों को ज़्यादा देर तक हैरानी में डालकर साफ साफ कह देना ही पसंद करते हैं कि यह तेज सिंह है, और इसके पहले हुए दोनों आदमियों में से एक राजा बीरेंद्र सिंह और दूसरे उसके छोटे लड़के कुंवर आनंद सिंह है, जिनके लिए हमें ऊपर बहुत कुछ फजूल बक जाना पड़ा। राजा बीरेंद्र सिंह और तेज सिंह कुछ देर तक सलाह करते रहे। इसके बाद तीनों बहादुर पहाड़ी से नीचे उतर करके अपनी फौज में मिल गए, और दिल खुश करने के सिवाय बहादुरों को जोश में भर देने वाले बाजे की आवाज़ के तालों पर एक साथ कदम रखती हुई वह फौज दक्षिण की तरफ रवाना हुई। तो साथियों, यहाँ ये तीसरा बयान समाप्त होता है। अब हम पढ़ेंगे चौथा बयान। हम ऊपर बता चुके हैं कि माधवी के यहाँ 3 आदमी अर्थात दीवान अग्निदत्त, कुबेर सिंह सेनापति और धर्म सिंह कोतवाल मुखिया थे, और तीनों मिलकर माधवी के राज का आनंद लेते थे। इन तीनों में अग्निदत्त का दिन मज़े में कटता था, क्योंकि एक तो वह दीवान के मर्तबे पर था, दूसरे माधवी जैसी खूबसूरत औरत उसे मिली हुई थी। कुबेर सिंह और धर्म सिंह इसके दिली दोस्त थे, मगर कभी कभी जब उन दोनों को माधवी का ध्यान आ जाता तो चित्त की वृत्ति बदल जाती और जी में कहते कि अफसोस माधवी मुझे न मिली। पहले इन दोनों को ये खबर न थी कि माधवी कैसी है। बहुत कहने सुनने से एक दिन दीवान साहब ने इन दोनों को माधवी को देखने का मौका दिया। उसी दिन से इन दोनों ही के जी में माधवी की सूरत चुप गई थी और उसके बारे में बहुत कुछ सोचा करते थे। आज हम आधी रात के समय दीवान अग्निदत्त को अपने सुनसान कमरे में अकेले चारपाई पर लेटे किसी सोच में डूबे हुए देखते हैं। न मालूम वह क्या सोच रहा है या किस फिक्र में पड़ा है। हाँ, एक बार उसके मुँह से ये आवाज़ ज़रूर निकली, कुछ समझ में नहीं आता। इसमें तो कोई संदेह नहीं कि उसने अपना दिल खुश कराने का कोई सामान वहाँ पैदा कर लिया है, तो मैं बेफिक्र क्यों बैठा हूँ। खैर, पहले अपने दोस्तों से तो सलाह कर लूँ। यह कहने के साथ ही वह चारपाई से उठ बैठा और कमरे में धीरे धीरे टहलने लगा। आखिर उसने खूंटी से लटकती अपनी तलवार उतार ली और मकान के नीचे उतर गया। दरवाजे पर बहुत से सिपाही पहरा दे रहे थे।
दीवान साहब को कहीं जाने के लिए तैयार देख ये लोग भी साथ चलने को तैयार हुए, मगर दीवान साहब के मना करने से उन लोगों को लाचार हो उसी जगह अपने काम पर मुस्तैद रहना पड़ा। अकेले दीवान साहब वहाँ से रवाना हुए और बहुत जल्द कुबेर सिंह सेनापति के मकान पर जा पहुँचे, जो इनके यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक सुंदर सजे हुए मकान में बड़े ठाठ के साथ रहता था। दीवान साहब को विश्वास था कि इस समय सेनापति अपने ऐश महल में आनंद से सोता हुआ होगा, वहाँ से बुलवाना पड़ेगा, मगर नहीं। दरवाजे पर पहुँचते ही पहरे वालों से पूछने पर मालूम हुआ कि सेनापति साहब अभी तक अपने कमरे में बैठे हैं, बल्कि कोतवाल साहब भी इस समय उन्हीं के पास है। अग्निदत्त ये सोचकर ऊपर चढ़ गया कि आधी रात के समय कोतवाल यहाँ क्यों कर आया है और ये दोनों इस समय क्या सलाह विचार कर रहे हैं। कमरे में पहुँचते ही देखा कि सिर्फ वे दोनों एक गद्दी पर तकिए के सहारे लेटे हुए कुछ बात कर रहे हैं, जो यकायक दीवान साहब को अंदर पैर रखते देख उठ खड़े हुए और सलाम करने के बाद सेनापति साहब ने ताज्जुब में आकर पूछा, ये आधी रात के समय आप घर से क्यों निकले? दीवान, ऐसा ही मौका आ पड़ा, लाचार होकर सलाह करने के लिए आप दोनों से मिलने की ज़रूरत हुई। कोतवाल, ऐसा ही मौका आ पड़ा। कोतवाल, आइए बैठिए, कुशल तो है? दीवान, हाँ कुशल ही कुशल है, मगर कई खुटकों ने जी बेचैन कर रखा है। सेनापति, सो क्या कुछ कहिए भी तो? दीवान, हाँ कहता हूँ, इसलिए तो आया हूँ, मगर पहले कोतवाल की तरफ देखकर आप तो कहिए इस समय यहाँ कैसे पहुँचे? कोतवाल, मैं तो यहाँ बहुत देर से हूँ। सेनापति साहब की विचित्र कहानी ने ऐसा उलझा रखा था कि बस क्या कहूँ। हाँ, आप अपना हाल कहिए, जी बेचैन हो रहा है। दीवान, मेरा कोई नया हाल नहीं है, केवल माधवी के विषय में कुछ सोचने विचारने आया हूँ। सेनापति, माधवी के विषय में किस नए सोचने आपको आ घेरा? कुछ तकरार की नौबत तो नहीं आई? दीवान, तकरार की नौबत आई तो नहीं, मगर आना चाहती है। सेनापति, वो कैसे? दीवान, उसके रंग ढंग आजकल बेढब नज़र आते हैं, तभी तो देखिए इस समय मैं यहाँ हूँ, नहीं तो पहर रात के बाद क्या कोई मेरी सूरत देख सकता था? कोतवाल, इधर तो कई दिन आप अपने मकान पर ही रहे हैं। दीवान, हाँ, इन दिनों वह अपने महल में कम आती है, उसी गुप्त पहाड़ी में रहती है, कभी कभी आधी रात के बाद आती है और मुझे उसकी राह देखनी पड़ती है। कोतवाल, वहाँ उसका जी कैसे लगता है? दीवान, यही तो ताज्जुब है, मैं सोचता हूँ कि कोई मर्द वहाँ ज़रूर है, क्योंकि वह कभी अकेले रहने वाली नहीं। कोतवाल, पता लगाना चाहिए। दीवान, पता लगाने के उद्योग में मैं कई दिन से लगा हूँ, मगर कुछ हो नहीं सका। जिस दरवाजे को खोलकर वह आती जाती है उसकी ताली भी इसलिए बनवाई कि धोखे में वहाँ तक जा पहुँचे, मगर काम न चला, क्योंकि जाते समय अंदर से वह न मालूम ताले में क्या कर जाती है कि कभी चाबी नहीं लगती। कोतवाल, तो दरवाज़ा तोड़कर वहाँ पहुँचना चाहिए। दीवान, ऐसा करने से बड़ा फसाद मचेगा। कोतवाल, फसाद करके कोई क्या कर लेगा? राज्य तो हम तीनों की मुट्ठी में है। इतने ही में बाहर किसी आदमी के पैर की चाप मालूम हुई। तीनों देर तक उसी तरफ देखते रहे, मगर कोई नहीं आया। कोतवाल ये कहता हुआ कि कहीं कोई छिपके बातें सुनता न हो, उठा और कमरे से बाहर जाकर इधर उधर देखने लगा, मगर किसी का पता न चला। लाचार हो फिर कमरे में चला आया और बोला, कोई नहीं है, खाली धोखा हुआ है। इस जगह विस्तार से ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं कि इन तीनों में क्या क्या बातचीत होती रही या इन लोगों ने कौन सी सलाह की। हाँ, इतना कहना ज़रूरी है कि बातों ही बातों में इन तीनों ने पूरी रात बिता दी और सवेरा होते ही अपने अपने घर का रास्ता लिया। दूसरे दिन पहर रात जाते जाते कोतवाल साहब के घर में एक विचित्र बात हुई। वे अपने कमरे में बैठे कचहरी के कुछ ज़रूरी कागज़ों को देख रहे थे कि इतने ही में शोरगुल की आवाज़ उनके कानों में आई। गौर करने से मालूम हुआ कि बाहर दरवाजे पर लड़ाई हो रही है। कोतवाल साहब के सामने जो मोमी क्षमादान जल रहा था, उसी के पास एक घंटी पड़ी हुई थी। उठाकर बजाते ही एक खिदमतगार दौड़ा सामने आया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। कोतवाल साहब ने कहा, दरियाफ्त करो, बाहर कैसा कोलाहल मचा हुआ है। खिदमतगार दौड़ता हुआ बाहर गया और तुरंत लौटकर बोला, न मालूम कहाँ से दो आदमी आपस में लड़ते हुए आए हैं। फरियादी करने के लिए बेधड़क भीतर घुसे आ रहे थे। पहरे वालों ने रोका तो उन्हीं से झगड़ा करने लगे। कोतवाल, उन दोनों की शक्ल सूरत कैसी है? खिदमतगार, दोनों भले आदमी मालूम पड़ते हैं,
अभी मूछें नहीं निकली है, बड़े ही खूबसूरत हैं, मगर खून से तरबतर हो रहे हैं। कोतवाल, अच्छा, कहो उन दोनों को हमारे सामने हाजिर करें। हुक्म पाते ही खिदमतगार फिर बाहर गया और थोड़ी देर में कई सिपाही उन दोनों को लिए हुए कोतवाल के सामने हाजिर हुए। नौकर की बात बिल्कुल सच निकली। वे दोनों कम उम्र और बहुत ही खूबसूरत थे। बदन पर लिबास भी बेशकीमती था, कोई हरवा उनके पास न था, मगर खून से उन दोनों के कपड़े तर हो रहे थे। कोतवाल, तुम लोग आपस में क्यों लड़ते हो और हमारे आदमियों से फसाद करने पर उतारू क्यों हो? पहला, सलाम करके, हम दोनों भले आदमी हैं साहब। सरकारी सिपाहियों ने हमसे बदजुबानी की, हमें गुस्सा चढ़ाया और बात बिगड़ गई। कोतवाल, अच्छा, इसका फैसला पीछे होता रहेगा। पहले तुम ये कहो कि आपस में क्यों खून खराबा कर बैठे और तुम दोनों का मकान कहाँ है? दूसरा, जी हम दोनों आपकी रैयत हैं और गयाजी में रहते हैं। दोनों सगे भाई हैं। एक औरत के पीछे लड़ाई हो रही है जिसका फैसला आपसे चाहते हैं। बाकी हाल इतने आदमियों के सामने कहना हम लोग पसंद नहीं करते। कोतवाल साहब ने सिर्फ उन दोनों को वहाँ रहने दिया, बाकी सभी को वहाँ से हटा दिया। निराला होने पर यानी एकांत होने पर फिर उन दोनों से लड़ाई का सबब पूछा। पहला, हम दोनों भाई सरकार से कोई मौजा ठीका लेने यहाँ आ रहे थे। यहाँ से 3 कोस एक पहाड़ी है। कुछ दिन रहते ही हम दोनों वहाँ पहुँचे और थोड़ा सुस्ताने की नीयत पर उतर पड़े। घोड़ों को चलने के लिए छोड़ दिया और एक पेड़ के नीचे पत्थर की चट्टान पर बैठ कर के हम बातचीत करने लगे। दूसरा, सिर हिलाकर, नहीं, कभी नहीं। पहला, सरकार इसे हुक्म दीजिए कि चुप रहे। मैं कह लूँ तो जो इसके जी में आए कहे। कोतवाल दूसरे को डांट कर, बेशक ऐसा ही करना होगा। दूसरा, बहुत अच्छा। थोड़ी देर बैठे थे कि पास ही किसी औरत के रोने की बारीक आवाज़ आई जिसके सुनने से कलेजा पानी हो गया। दूसरा, ठीक, बहुत ठीक। कोतवाल लाल आंख करके, क्यों जी, तुम फिर बोलते हो? दूसरा, अच्छा, अब मैं बोलूँगा। पहला, हम दोनों उठकर उसके पास गए। ऐसी खूबसूरत औरत तो आज तक किसी ने नहीं देखी होगी, बल्कि मैं तो जोर देकर ये कहता हूँ कि दुनिया में ऐसी खूबसूरत कोई दूसरी नहीं होगी। वह अपने सामने एक तस्वीर को जो चौखटे में जड़ी हुई थी रखे बैठी थी और उसे देख फूट फूट कर रो रही थी। कोतवाल, वह तस्वीर किसकी थी, तुम पहचानते हो? जी हाँ, पहचानता हूँ, वह मेरी तस्वीर थी। दूसरा, झूठ झूठ, कभी नहीं, बेशक वह तस्वीर आपकी ही थी। मैं इस समय बैठा बैठा उस तस्वीर से आपकी सूरत मिलान कर गया। बिल्कुल आपसे मिलती है, इसमें कोई शक नहीं। आप इसके हाथ में गंगा जी देकर पूछिए कि किसकी तस्वीर थी। कोतवाल ताज्जुब में आकर, क्या मेरी तस्वीर थी? दूसरा, बेशक आप ही की तस्वीर थी। आप इसे कसम देकर पूछिए तो सही। कोतवाल पहले वाले से, क्यों जी, तुम्हारा भाई क्या कहता है? पहला, जी। कोतवाल जोर से कहो, साफ साफ, सोचते क्या हो? पहला, जी बात तो यही ठीक है, आप ही की तस्वीर थी। कोतवाल, फिर झूठ क्यों बोले? बस यही एक झूठ मूठ बात निकल गई मुँह से, अब कोई बात झूठ नहीं कहूँगा, माफ़ कीजिए। कोतवाल बेचारा ताज्जुब में आकर सोचने लगा कि उस औरत को मुझसे क्यों मोहब्बत होगी जिसकी खूबसूरती की ये लोग तारीफ़ कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद फिर पूछा। कोतवाल, हाँ तो आगे क्या हुआ? अपने भाई की तरफ इशारा करके, बस यह उस पर आशिक हो गया और उसे तंग करने लगा। दूसरा, यह भी उस पर आशिक होकर उसे छेड़ने लगा। पहला, जी नहीं, उसने मुझे कबूल कर लिया और मुझसे शादी करने पर राज़ी हो गई, बल्कि उसने ये भी कहा कि मैं 2 दिन तक यहाँ रहकर तुम्हारा आसरा देखूंगी, अगर तुम पालकी लेकर आओगे तो तुम्हारे साथ चलूंगी। दूसरा, जी नहीं, यह बड़ा भारी झूठा है। जब यह उसकी खुशामद करने लगा तब उसने कहा कि मैं उसी के लिए जान देने को तैयार हूँ जिसकी तस्वीर मेरे सामने है। जब इसने उसकी बात न सुनी तो उसने अपनी तलवार से इसे जख्मी किया और मुझसे बोली कि तुम जाकर मेरे दोस्त को जहाँ हो ढूंढ निकालो और कह दो कि मैं तुम्हारे लिए बर्बाद हो गई। जब मैंने इसे मना किया तो यह मुझसे झगड़ पड़ा। असल में यही लड़ाई का सबब है। पहला, जी नहीं, यह संदेश उसने मुझे दिया था क्योंकि यही उसे दुख दे रहा था। दूसरा, नहीं नहीं, ये झूठ बोलता है। पहला, जी नहीं, ये झूठा है, मैं ठीक ठीक कहता हूँ। कोतवाल, अच्छा, मुझे उस औरत के पास ले चलो, मैं खुद उससे पूछ लूँगा कि कौन झूठा है और कौन सच्चा है। पहला, क्या अभी तक वह उसी जगह होगी? दूसरा, ज़रूर वहीं होगी। ये बहाना करता है क्योंकि वहाँ जाने से झूठा साबित हो जाएगा। पहला अपने भाई की तरफ देखकर, झूठा तू साबित होगा, अफसोस तो इतना ही है
कि अब मुझे वहाँ का रास्ता भी याद नहीं। दूसरा, पहले की तरफ देखकर आप रास्ता भूल गए तो क्या हुआ? मुझे तो याद है, मैं ज़रूर आपको वहाँ ले चलकर झूठा साबित करूँगा। कोतवाल साहब की तरफ देखकर, चलिए मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ। कोतवाल, चलो। कोतवाल साहब तो खुद बेचैन हो रहे थे और चाहते थे कि जहाँ तक हो वहाँ जल्द पहुँचकर देखना चाहिए कि वह औरत कैसी है जो मुझ पर आशिक हो। तस्वीर के सामने रख याद किया करती है, एक पिस्तौल भरी भराई कमर में रख। उन दोनों भाइयों को साथ ले मकान के नीचे उतरे। उनको बाहर जाने के लिए मुस्तैद देख कई सिपाही साथ चलने को तैयार हुए। उन्होंने अपनी सवारी का घोड़ा मंगवाया और उस पर सवार हो सिर्फ अर्दली के 2 सिपाही साथ ले उन दोनों भाइयों के पीछे पीछे रवाना हुए। 2 घंटे बराबर चलते जाने के बाद एक छोटी सी पहाड़ी के नीचे पहुंचकर वे दोनों भाई रुके और कोतवाल साहब को घोड़े से उतरने के लिए कहा। कोतवाल, क्या घोड़ा आगे नहीं जा सकता? पहला, घोड़ा आगे जा सकता है, मगर मैं दूसरी ही बात सोचकर आपसे उतरने के लिए कहता हूँ। कोतवाल, वह क्या है? पहला, जिस औरत के पास आप आए हैं वह इसी जगह है। 2 ही कदम आगे बढ़ने से आप उसे बखूबी देख सकते हैं, मगर मैं चाहता हूँ कि सिवाय आपके ये दोनों प्यादे उसे देखने न पाए। इसके लिए मैं किसी तरह जोर नहीं दे सकता, मगर इतना ज़रूर कहूँगा कि आप आगे बढ़ झांक कर उसे देख लें। फिर अगर जी चाहे तो इन दोनों को भी साथ ले जाएं, क्योंकि वह अपने को गया की रानी बताती है। कोतवाल ताज्जुब से, अपने को गया की रानी बताती है? दूसरा, जी हाँ। अब तो कोतवाल साहब के दिल को कोई दूसरा ही शक पैदा हुआ। वह तरह तरह की बातें सोचने लगे। गया की रानी तो माधवी है, ये दूसरी कहाँ से पैदा हुई? क्या यह माधवी तो नहीं है? नहीं नहीं, वह भला यहाँ क्यों आने लगी? उसका मुझसे क्या संबंध? वह तो दीवान साहब की हो रही है, मगर वह आई भी हो तो कोई ताज्जुब नहीं, क्योंकि एक दिन हम तीनों दोस्त एक साथ महल में बैठे थे और रानी माधवी वहाँ पहुँच गई थी। मुझे खूब याद है कि उस दिन उसने मेरी तरफ बेढब तरह से देखा था और दीवान साहब की आंखें बचा घड़ी घड़ी देखती थी। शायद उसी दिन से मुझ पर आशिक हो गई हो। हाय, ये अनोखी चितवन कभी नहीं भूलेगी। आहा, अगर यहाँ वही हो और मुझे विश्वास हो कि मुझसे प्रेम रखती है तो क्या बात है, मैं ही राजा हो जाऊँ और दीवान साहब को तो बात की बात में खपा डालूँगा। मगर ऐसी किस्मत कहाँ। खैर जो हो, इनकी बात मान जरा झांक कर देखना तो ज़रूर चाहिए। शायद ईश्वर ने दिन फेरा ही दिया हो। ऐसी ऐसी बहुत सी बातें सोचते विचारते कोतवाल साहब घोड़े से उतर पड़े और उन दोनों भाइयों के कहे मुताबिक आगे बढ़े। यहाँ से पहाड़ियों का सिलसिला बहुत दूर तक चला गया था। जिस जगह कोतवाल साहब खड़े थे वहाँ 2 पहाड़ियाँ इस तरह आपस में मिली हुई थी कि बीच में कोसों तक लंबी दरार मालूम पड़ती थी, जिसके बीच में बहता हुआ पानी का चश्मा और दोनों तरफ छोटे छोटे दरख्त बहुत भले मालूम पड़ते थे। इधर उधर बहुत सी कंदराओं पर निगाह पड़ने से यही विश्वास होता था कि ऋषियों और तपस्वियों के प्रेमी अगर यहाँ आएँ तो अवश्य ही उनके दर्शन से अपना जन्म कृतार्थ कर सकेंगे। दरार के कोने में पहुंचकर दोनों भाइयों ने कोतवाल साहब को बाईं तरफ झांकने के लिए कहा। कोतवाल साहब ने झांक कर देखा, साथ ही एकदम चौंक पड़े और मारे खुशी के भरे हुए गले से चिल्लाकर बोले, आ मेरी किस्मत जागी, बेशक ये रानी माधवी ही तो है। तो साथियों, आज यहाँ हमने चौथा बयान भी पढ़ा और जैसा कि अभी आपने देखा कि कोतवाल साहब ने जैसे ही उस औरत को देखा और वो उसे माधवी समझ करके उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आगे हम इस कहानी में देखेंगे कि क्या वो वास्तव में माधवी थी। यही तो रहस्य और रोमांच है इस कहानी का। यहाँ चीज़ें अचानक से बदलती है, कौन किसके रूप में नज़र आ जाए कोई पता नहीं। तो साथियों, कहानी को आगे अगले वीडियो में बढ़ाएंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।